होप इज अ थिंग विद फीदर्स, ये एक पोयम है, इसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी और एमिली डिकिंसन एक प्रोलिफिक पोएट के रूप में जानी जाती हैं, इम्पोर्टेंट पोएट के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 1800 पोएम्स लिखा, लेकिन 1800 पोएम्स में से केवल लगभग एक दर्जन यानी कि 10 से 12 पोएम ही पब्लिश हो पाई इनके लाइफ टाइम में। ठीक है, बाकी इनके मरने के बाद यानी कि पोस्टमसली पब्लिश हुआ। डिकिंसन्स की पोएम्स जो होती हैं यूनिक होती हैं, है ना, ये अपनी एरा से यूनिक होते हैं और जनरली ये शॉर्ट लाइन की होती हैं। इसमें कोई टाइटल्स नहीं होता है, फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल्स कंसीडर किया जाता है। और ये डिकिंसन जी अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन का यूज करती हैं। ठीक है, इनकी कई सारी पोएम जो हैं डेथ और इमोर्टैलिटी की थीम से डील करती हैं। पोएम का टेक्स्ट देखें तो ये देखिए, होप इज द थिंग्स विद फीदर्स डेड परचेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। यहाँ परचेज मीन्स होगा फ्लाइज एंड सिट डाउन, यानी कि बसेरा करना, निवास करना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें एमिली डिकिंसन होप को रिडिफाइन करती हैं इस पोएम के थ्रू। वो विजुअलाइज करते हैं कि होप को एक लिविंग थिंग्स के रूप में उसको विजुअलाइज करती हैं और वो बताते हैं कि होप एक लिविंग थिंग्स है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के रूप में नहीं उसको मानती हैं। ठीक है, होप की फीलिंग इंसान के दिमाग में बसता है, रहता है, जो कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है ना। होप को इस सेक्शन में ह्यूमनाइज किया गया है, इस पोएम के इस सेक्शन में ह्यूमनाइज किया गया है और उसको एक बर्ड से कंपेयर किया जाता है कि ये होप एक बर्ड की तरह जो इंसान के दिमाग में हर समय हर समय सिंगिंग करती है और एक तरह से उसको इनकरेज करती रहती है ना। ये इस बर्ड का एक टिपिकल सॉन्ग है, जो कि यानी कि होप रूपी बर्ड एक ऐसे सॉन्ग को गाती रहती है जो कभी एंड नहीं होती है। ठीक है, देखिए अब सेकंड स्टेंजा क्या है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म डेट कुड अवेस द लिटिल बर्ड डेट केप्ट सो मेनी वार्म। यहाँ गेल गेल मीन्स होगा आई स्टॉर्म एट सी, सोर मीन्स होता है हार्स और टेरिबल, अवेस मीन्स होगा डिस्टर्ब, अपसेट, एम्बैरेस और मेक इट फील असेम्ड। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें, द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड शोज, हाँ, इस बर्ड का जो सॉन्ग है वो क्राइसिस में यानी कि जब दिक्कत परेशानी होती है वहां भी इस बर्ड का सॉन्ग सुनाई देता है। और इन सब के ये सब तो ठीक है, इसके साथ में ये किसी इंसान को किसी भी स्ट्रेस या लाइफ के किसी भी प्रकार के दुख दर्द पीड़ा से एक संघर्ष करने के लिए ये हिम्मत देती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अगर वायलेंट स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान हो, तभी इस बर्ड के स्वीटेस्ट सॉन्ग को रोका जा सकता है ना, सुनने से रोका जा सकता है। इसको जो है नेचुरल फ्यूरी के द्वारा ही रोका जा सकता है और किसी के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। मीन्स होप जो है किसी भी एक सोरेस्ट से मिसफॉर्चून में भी एक फ्रस्ट्रेटेड मीन्स सोरेस्ट मिसफॉर्चून के द्वारा फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। मीन्स होप रूपी बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो कि इंसान के हर दुख दर्द में एक आशा देती है, एक हिम्मत देती है। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्यूरी, नेचुरल सोरेस्ट मिसफॉर्चून होने से ही ये साइलेंस इसको किया जा सकता है। इस बर्ड के साइलेंस का मतलब ये है कि आप प्लेजर को डिनाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो कि पास्ट की बातों को हम जो सोच कर जो परेशान होते हैं, कई सारी दिक्कत परेशानियों में ये हमेशा साथ रहती है। देखिए लास्ट स्टेंजा देखिए, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रांगेस्ट सी, येट नेवर इन एक्सट्रेमिटी आई आस्क्ड और क्रम्ब ऑफ मी। देखिए यहाँ पर एक्सट्रेमिटी मीन्स होगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी, स्पीकर जो है उस प्लेस की आइडेंटिफाई करने में स्पीकर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जहाँ पर ये बर्ड पास्ट में, जहाँ पर इस बर्ड के सॉन्ग को उन्होंने सुना था,
है ना, वो बताती हैं कि इस बर्ड के सॉन्ग को वो आइसी कोल्ड रीजन में भी सुना था और मिस्टीरियस सी में भी सुना था, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा चिलेस्ट लैंड में थी तब भी इसकी आवाज़ सुनाई देती थी और सुनाई देती भी है अभी भी, और जो है मिस्टीरियस सी में भी इसकी आवाज़। और ये जो है हमेशा उसके साथ लाइफ के डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ में भी उसके साथ होप रूपी बर्ड उसके साथ खड़ी रही और उसको हिम्मत देती रही। पोएट जो इस बर्ड की प्रेज़ करती है कि ये एक सेल्फलेस नेचर से जो है उसका सपोर्ट करती रही, और ये बर्ड बदले में कभी कुछ भी नहीं मांगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे दुख दर्द यानी कि तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारे डिफिकल्टीज के टाइम में तुम्हारे साथ थी, तो मुझे ये चीज़ वापस दो। ये कभी वापस में रिटर्न में कोई भी चीज़ नहीं मांगती है, नहीं इसने मांगा। और ये जो है इंसान के मतलब ये दिखाता है कि इंसान सेल्फिश है, लेकिन ये बर्ड एक सेल्फलेस नेचर है और ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरेक्ट रहती है। अब देखिए इस पोएम का समरी की बात करते हैं, तो समरी देखिए, स्पीकर यहाँ पर होप को डिफाइन करता है कि होप जो है एक फीदर्ड क्रिएचर प्राणी है, मीन्स उसको एक पर्सोनिफाइड किया है और ये ह्यूमन के स्पिरिट में रहती है। ठीक है, ये बर्ड जो कि वर्थलेस ट्यून गाती रहती है, ठीक है, और ये किसी भी सरकमस्टांसेस में ये स्टॉप नहीं रुकती है, कि कैसी भी सरकमस्टांसेस हो, कैसे कितने भी दिक्कत परेशानी हो, ये बर्ड कभी रुकती नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्यूरी हो तभी इसको रोका जा सकता है। इट्स ट्यून साउंड्स बेस्ट व्हेन हर्ड इज इन फायर्स बेंड्स, ये कह रहे हैं इसकी ट्यून साउंड्स जो होती है, इसकी जो आवाज़ होती है, ये जब बहुत ज़्यादा फायर्स बेंड्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा तूफानीदार हवाएं, तेज़ तूफान हवाएं चलती हैं, लाइफ तहस नहस हो जाती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है, तब इसकी साउंड और ही क्लियर सुनाई देती है और ये बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है ना। इस बर्ड को सिंगिंग से तभी रोका जा सकता है अगर इनक्रेडिबली सिवियर स्टॉर्म हो, तभी इसको रोका जा सकता है, बाकी इसको रोकना असंभव है। और इसके साथ में होप रूपी बर्ड कई सारे लोगों को जो एक वॉर में रखते उसको हिम्मत देती है। स्पीकर इस बर्ड के सिंगिंग को स्पीकर ने सुना है, कोल्डेस्ट प्लेसेस में सुना है और वेयरडेस्ट सी में भी सुना है, लेकिन स्पीकर का एक्सपीरियंस जो है ये कहते हैं कि ये बर्ड कभी वापस रिटर्न में कभी इस बर्ड ने कभी रिटर्न में वापस कुछ नहीं मांगा है। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस, इस पोएम में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, तो एलिट्रेशन यूज किया गया। एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम साउंड का रिपीट होना, क्लियर है, सेम साउंड का रिपीट होना। और एलिट्रेशन एक तरह से म्यूजिकल क्वालिटी को क्रिएट करती है, म्यूजिकल क्वालिटी को अच्छा बना देती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल है, बी हैव हर्ड इन द चिलेस्ट लैंड, यहाँ पर एच साउंड का रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, ठीक है। जैसे यहाँ द ट्यून विदाउट द वर्ड्स में टी एच द साउंड का रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी तरह डैट कुड अबेट द लिटिल बर्ड में टी साउंड का रिपीट हुआ है। इसके बाद एसोनेंस, एसोनेंस जो होता है वोबल साउंड का रिपीटेशन होता है सेम लाइन में, जैसे आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, इसमें आई साउंड का रिपीट हुआ है। मेटाफर, मेटाफर एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, इस पोएम में एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज किया गया है, जहां पर डिकिंसन जो है होप को एक फीदर्स रूपी बर्ड से कंपेयर किए हैं, ठीक है। होप को एक बर्ड मान लिए हैं जिसके पास फीदर्स है और वो जो है सिंग करती है और इसके साथ में एक इंसान के स्पिरिट को करेज देती है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट को जब एक लिविंग थिंग से पर्सोनिफाइड कंपेयर कर दिया जाता है तो उसे जो है पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है ये होप रूपी बर्ड, होप जो कि एक लिविंग थिंग्स लिविंग एंटिटी है उसको एक होप जो कि नॉन लिविंग एंटिटी है उसको लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया गया, तो पर्सोनिफाइड किया गया है बर्ड को, ठीक है। इसके बाद में इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, यहाँ 5 सेंसेस का यूज किया गया है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ कुछ इमेजेस, पोएट हैज used images for the sense of sight such as bird, feathers, storm, land and sea। यहाँ symbol Emily has used many symbols to show the powerful impact of hope in our lives। Celeste, sea and storm symbolize is
struggles during trying times when hope is still there। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। वेयर डज होप रिसाइड, होप कहाँ पर रहती है? होप रिसाइड्स इन द ह्यूमन सोल ऑफ अ पर्सन, होप किसी पर्सन के सोल में रहती, स्पिरिट में रहती है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। होप इज अ बर्ड। What do you think is the tune that the bird sings? The bird sings the tune of sweetness and positivity। यहाँ ये बताए गए होप रूपी बर्ड जो है स्वीटनेस और पॉजिटिविटी के ट्यून के साथ में सिंग करती है। How does this tune affect its learners? Which line in the second stanza talks about how the bird makes people feel? The tune makes the listeners never लूज होप। यहाँ पर ट्यून ये बताती है, लिसनर्स को ये कहती है कि कभी भी होप को मत त्यागो एंड गो ऑन इन लाइफ इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल ट्रबल्स, और हर प्रकार के ट्रबल्स में लाइफ को गो ऑन करो, कैरी ऑन करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीकर सेइंग अबाउट होप व्हेन शी सेज दैट द बर्ड नेवर स्टॉप सिंगिंग? द स्पीकर इज सेइंग दैट होप नेवर क्विट्स, इट ऑलवेज गोज ऑन विदाउट गेटिंग सॉरोफुल। क्लियर है? यहाँ पर जैसे स्पीकर ये कह रही हैं कि होप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। होप रूपी बर्ड होप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमेशा जो है बिना किसी सॉरोफुल के हमेशा ये कैरी ऑन करती, हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। व्हेन डज द ट्यून साउंड मोर कंफर्टिंग टू इट्स लिसनर्स? व्हेन सर्कमस्टांसेस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखिए जब सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं तब इसकी ट्यून और ज़्यादा कंफर्ट फील होती है लिसनर्स को। Is hope hard to upset or disturb? Which lines from the poem tells us that yes, hope is hard to disturb? Hope को डिस्टर्ब करना बड़ा मुश्किल है। We come to know from the following lines that could awake the little bird that kept so many warm। ओके, इसके साथ में चलिए अब यहाँ पर होप इज द थिंग अ पोयम बाई एमिली डिकिंसन, इसका टेक्स्ट देख लीजिए। होप इज द थिंग विद फीदर्स that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could awake the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of मी। यहाँ पर देखिए परचेज मीन्स होता है बसना है, रहना। ट्यून मीन्स होता है धुन। एट ऑल मीन्स होगा बिल्कुल। गेल मीन्स होता है आंधी। शोर मीन्स पीड़ादायक, पेनफुल। प्लेस अवेस मीन्स अपमानित करना, मेक फील एम्बेरेस्ड। चिल मीन्स होता है ठंड। एक्सट्रीमिटी मीन्स चरम सीमा। क्रम्ब मीन्स होगा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ समथिंग और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। एंड परचेज मीन्स फ्लाइज एंड सिट्स डाउन। गेल means a storm at sea. Shore means harsh or terrible. Awash means disturb, upset, embarrass or make it feel ashamed. Extremity means extremely difficult time.